थर्ड केस स्टडी है वो आपकी पोल साइंस से आई हुई है। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी होते हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के तत्व अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति है उन पर सभी में कुछ न कुछ चेंजेस है। आर्थिक उपलब्धि अपनी संस्कृति के मामले में एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था 1 नंबर का है। लोकतंत्र की 2 विशेषता जो कि 2 नंबर का है। लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं। आप कह सकते हो लोकतंत्र जनता की सरकार होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही काम करती है। तो यह नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को बढ़ावा देती है। तो लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिलता है। केस स्टडी है चौथी केस स्टडी जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है, वो आपकी इकोनॉमिक्स से ली गई है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋण आधारों की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज पर ऋण मिल सकता है। इसके अतिरिक्त ये समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करती है। तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है ये, जिसको हम SHG के नाम से जानते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार कौन लेता है? तो वो सदस्य द्वारा लिए जाते हैं, अधिकतर जो निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी वित्तीय सेवा प्रदान होती है? तो उन्हें ऋण मिल जाता है उचित दर पर। ये समूह के सदस्यों को विभिन्न कार्यों के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करेंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर को। 3-3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद की परिभाषा दीजिए। साम्राज्यवाद के कोई 2 विनाशकारी प्रभाव बताइए। तो साम्राज्यवाद क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली देश किसी दुर्बल देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करता है तथा उसका राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक शोषण करता है, तब शक्तिशाली देश की इच्छा और प्रवृत्ति को हम साम्राज्यवाद कहते हैं। मतलब जब कोई एक देश दूसरे देश का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, उसके संसाधनों को लूटता है या अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करता है, तो उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद देश शासित देशों की जनता के हितों की उपेक्षा करता है। यानी कि जो भी साम्राज्यवादी देश होता है, जिस देश पर अधिकार करता है उसकी जनता के हितों की अवहेलना करता है, उसके अधिकारों का हनन करता है, करके वो अपने देश के हितों का, उस देश का शोषण करता है। साथ में जो साम्राज्यवाद है वो अपने राज्य का विस्तार करता है। तो वो अपने देश के हितों के लिए साम्राज्यवाद जो देश है वो उपनिवेश देश का शोषण करता है। साम्राज्यवाद के भारत पर निम्नलिखित विनाशकारी प्रभाव है, क्योंकि जो भारत है वो भी इंग्लैंड का अधीन रह चुका है, वो भी साम्राज्यवाद का एक प्रभाव झेल चुका है। तो उसके कारण हम देखते हैं साम्राज्यवाद के कारण भारत पर निम्नलिखित विनाशकारी प्रभाव पड़े। पहले गाँव की जो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी, आत्मनिर्भर जो देश से गांव थे, उनकी स्थिति छिन भिन हो गई। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले गांव के सभी लोग मिलकर अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते थे, पूर्ति करते थे, परंतु अंग्रेजों ने बुरा सा यानी कि लगान लगा दिया ज़मीनों पर, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको आघात पहुंचाया। भारतीय धन संपदा उसका निष्कासन हुआ। भारत के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन थे, धन संपत्ति थी, अंग्रेजों ने उन पर अधिकार किया और बहुत सारे भाग को इंग्लैंड लेकर चले गए। अंग्रेजों के पास भारत पर अधिकार करने के पश्चात भारतीय धन संपदा को एक बड़ा भाग लेकर इंग्लैंड जाते रहे। इसके बदले में भारत को कोई लाभ नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 34, सार्वजनिक क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र वो उद्योग होते हैं जिन पर सरकार का अधिकार होता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व है वो सरकार के हाथ में होता है। इसका एक एग्जांपल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम SEL बोलते हैं। और जो सहकारी उद्योग हैं उनका स्वामित्व है वो उत्पादक और श्रमिकों के बीच में होता है
और उनका जो लाभ या हानि होती है उनका विभाजन भी इन दोनों के बीच में होता है। यानी कि जो सहकारी उद्योग होते हैं उनमें जो स्वामित्व होता है वो उत्पादक और श्रमिकों के बीच में होता है। सरकारी सहकारी उद्योगों का स्वामित्व उस उद्योग के कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। संसाधनों का जो कोष है यानी कि संसाधन होंगे वो संयुक्त रूप से होंगे दोनों के बीच में, और जो लाभ हानि होगी उनका विभाजन भी अनुपातिक होगा। मतलब जिसने जितना धन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, निवेश कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग उसको लाभ या हानि उठानी होती है। इसका एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक दलों के कोई 3 कार्य। राजनीतिक दलों के जो 3 कार्य हैं, आपको कोई भी 3 कार्य बताने हैं। तो सबसे पहले है चुनाव लड़ना। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। नीति और कार्यक्रम बनाना। जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी नीति और कार्यक्रम बनाते हैं और मतदाताओं के सामने रखते हैं, जिसके आधार पर मतदाता अपनी पसंद को दल को चुनते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट काम है कानून बनाना। राजनीतिक दल है वो कानून निर्माण में भी सहायक होते हैं। उनकी कानून निर्माण प्रक्रिया में भूमिका होती है। राजनीतिक दल सरकार द्वारा संसद में जो प्रस्तुत विधेयक है उन पर बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उनकी सहमति के बाद ही जो कानून है वो बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उपभोक्ता न्यायालय और उपभोक्ता संरक्षण परिषद में क्या अंतर है। तो जो उपभोक्ता न्यायालय है कोपरा के अंतर्गत आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अंतर्गत विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय जो न्यायिक तंत्र है वो बनाया गया है। यानी कि 3 स्तर पर जो न्यायालय स्थापित करे गए हैं। जिला स्तर पर जो उपभोक्ता है वो उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण 1 करोड़ तक के दावों की सुनवाई करता है, और राज्य स्तरीय जो होता है जो जिसे हम राज्य आयोग बोलते हैं वो 1 करोड़ तक के दावों की सुनवाई करता है। उससे ज़्यादा जो भी 1 करोड़ से ज़्यादा होगा वो राज्य आयोग के अंदर में आएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जिसे हम राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहते हैं वो 10 करोड़ से ऊपर के दावेदारी मुकदमों को देखता है। तो आप सिंपली कर सकते हो, जो जिला स्तर पर बात की जाती है वो 1 करोड़ तक होगी, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की जो सुनवाई होगी वो राज्य आयोग के पास होगी, और 10 करोड़ से जो ऊपर होगी वो राष्ट्रीय पर होगी। तो इस तरह जो उपभोक्ता हैं वो अपील कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद एक ऐसी कमेटी या परिषद है जो उपभोक्ताओं के हित के लिए कार्य करती है और उपभोक्ता आयोग को मार्गदर्शन करती है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के विभिन्न संगठनों के निर्माण की पहल करी है, जिसे हम उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जानते हैं। ये उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का मार्गदर्शन करती है, यानी कि जो भी उपभोक्ता के रिगार्डिंग विवाद होता है उसके लिए मार्गदर्शन करती है कि कैसे जो उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। बहुत से अवसरों पर ये संरक्षण जो परिषद है वो उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करती है। इस तरह एक स्वयं से संगठन है जो सरकार को वित्तीय सहायता भी देती है। तो जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है वो सरकार को वित्तीय मदद भी देती है। साथ में ये एक स्वयं सेवी संगठन है जो लोगों का प्रतिनिधित्व भी करती है और उनको गाइडलाइन भी देती है। क्वेश्चन नंबर 37, 5 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि 3 आएंगे आपके बीच में। इंटरनल चॉइस है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में विस्तार से बताइए। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे प्रशासनिक शिथिलता। ये माना जाता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो अंतिम चरण थे वो प्रशासनिक शिथिलता थी, यानी कि ज़्यादा ठहराव नहीं था, जिसके कारण बस्ती का आकार है वो सीमित हो गया था, और जो स्वच्छता यानी कि साफ सफाई थी उसमें कमी आई थी। तो ये कारण हो सकता है सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जलवायु परिवर्तन। सरस्वती सिंधु सभ्यता में वर्षा कम होने का कारण हो सकता है कि जो सरस्वती नदी है वो सूख गई, जिसके कारण हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन सभ्यता की बस्तियों का पतन हो गया, क्योंकि जो सरस्वती सभ्यता के किनारे ही सिंधु सरस्वती सभ्यता का उदय हुआ था। थर्ड बात माना जाता है इस सभ्यता के मोहनजोदड़ो और दूसरे जैसे लोथल है,
बगतराव है। इन स्थानों पर हो सकता है उत्खनन से बाढ़ आई हो, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सभ्यता के पतन का जो कारण था वो बाढ़ थी। बाढ़ की वजह से भी सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। फोर्थ है विदेशी व्यापार में गतिरोध। इस सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण अर्थव्यवस्था में कमी आई, जिससे लोगों का जो जीवन स्तर है वो कम हो गया। इससे भी सभ्यता का पतन हुआ। फिर महामारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंगालों से अध्ययन से पता चलता है कि इनमें से जो 41 है उनकी जो मृत्यु है वो मलेरिया जैसी महामारी से हुई थी, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है इस सभ्यता का पतन किसी महामारी से हुआ है। आगे अथवा में जो क्वेश्चन था वो था वैदिक साहित्य की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिवेश प्रमुख है। तो वेद क्या है? वेद संसार का सबसे प्राचीन, प्रामाणिक और पवित्र दार्शनिक साहित्य है। जो वेद शब्द है वो विद्यासु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद शाश्वत है और ईश्वर की वाणी है। 4 प्रमुख वेद है, 4 वेद होते हैं। एक ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं का आह्वान किया गया है। गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। तो इसमें 10 मंडल है और 10,552 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यह वेद कर्म की प्रधानता को दिखाता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। थर्ड है सामवेद, यह वेद संगीत का मूल है। थर्ड है अथर्ववेद, यह वेद जन सामान्य से संबंधित समस्याओं के समाधान, जीवन और समाज को नियंत्रित करता है, नियम बताता है। आगे है ब्राह्मण ग्रंथ, ये ग्रंथ वेदों के मंत्रों का अर्थ करने में सहायक होता है कि जो भी वेद है, हमारे 4 वेद हैं प्रमुख, 4 वेदों का जो अर्थ है वो हम ब्राह्मण ग्रंथ से कर सकते हैं। आगे है थर्ड आरण्य ग्रंथ। जो आरण्य ग्रंथ हैं उनका महत्व ब्राह्मण ग्रंथ से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये वानप्रस्थ और जो सन्यासी हैं उनको आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हैं। इसी वजह से ये ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिवेश को जोड़ने की एक कड़ी का काम करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के रूप से इनकी जो महत्व है वो ज़्यादा है। तो इस तरह जो वैदिक साहित्य है उसमें आपके वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ शामिल होते हैं। आगे है उपनिषद, ये भी 1 नंबर में आ जाता है। उपनिवेश का क्या है? ये वेदों का सार है और इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ब्रह्म, जीव और जगत संबंधी सभी ज्ञान है वो उपनिवेशद की मूल शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में विभिन्न समुदाय में किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण में योगदान किया है? विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। वनों और वन्य जीवन संरक्षण में समुदायों का जो योगदान है वो किस प्रकार है? तो भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वनों की सुरक्षा कर रहे हैं। जैसे राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकल सेंचुरी घोषित कर दिया, जिससे उनके खुद के ही नियम है और वहाँ पर शिकार है वो वर्जित है। कोई भी व्यक्ति वहाँ शिकार नहीं कर सकता। बाहरी लोगों की जो घुसपैठ है वहाँ नहीं आ सकती, जिससे जो वन्य जीव है वो सुरक्षित हो गए हैं और वनों का बचाव हुआ है। आगे हम बात करें कि जो वनों का सहयोग है वो किस तरह किया जा रहा है। कुछ जो समाज है वो विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, हम देखते भी हैं समाज में आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में जो जाति है मुंडा और संताल जनजाति है वो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती है। उड़ीसा और बिहार की जो जनजाति है वो शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग, जैसे पीपल की भी पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है। तो ये भी वनों को, वन्य जीव को बचाने का एक माध्यम है। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास है वो काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। वहाँ के जो समुदाय का वो एक अभिन्न अंग है जिससे उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो इस तरह जो अलग अलग समुदाय हैं वो अलग अलग वन्य जीवों को सुरक्षित कर रहे हैं। आगे है
मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मृदा अपरदन क्या है? भूमि की जो ऊपरी सतह होती है, जो उपजाऊ भूमि होती है, वो पानी के साथ या हवा के साथ बह जाती है, जिसकी वजह से जो भूमि है वो कम उपजाऊ रह जाती है। उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। भूमि का उपजाऊ परत जो वायु या पानी के साथ बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। भूमि की इस परत के बह जाने से भूमि कृषि योग्य नहीं रहती। मृदा अपरदन के कारण क्या है? अनेक मानवीय क्रियाएं हैं। मानव के द्वारा जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसका निम्नीकरण हुआ है, यानी कि उसका उपजाऊपन है वो कम हुआ है। जैसे कोई निर्माण कार्य हो रहा है या खुदाई खनन हो रहा है, जिसकी वजह से जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसकी क्वालिटी कम हुई है। वृक्षों की जड़ है वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे मृदा का जो कटाव है वो कम होता है। लेकिन जैसे ही वनोन्मूलन यानी कि वृक्षों को काटा जाता है, वनोन्मूलन अधिक होता है, तो भूमि का जो अपरदन है वो भी अधिक होता है। तीव्र ढाल वाली जो भूमि है उस पर मृदा में जो अपरदन है वो अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पानी का बहाव ज़्यादा तीव्र होता है। एक स्थान पर जब अत्यधिक पशुचारण किया जाता है तो उससे क्या होगा? मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म होगी। पशुचारण से घास का आवरण खत्म हो जाता है, यानी कि जो घास है वो खत्म हो जाती है, जिससे जो वर्षा का जल है वो मिट्टी के साथ जो ऊपरी सतह है परत है वो बहा कर ले जाती है, और जो मृदा है वो बहा कर चली जाती है। तेज जो पवनें हैं वो भी पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है उसको कमज़ोर कर देती है, जिससे भूमि का कटाव होता है। आगे है मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या होंगे? अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए, जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी जो कारण है उसके अपोजिट किया जाए तो उसको रोका जा सकता है। घास के आवरण से भी मृदा अपरदन है वो कम होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा घास लगाना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जानी चाहिए, जिससे पानी का जो बहाव होगा वो कम होगा, इससे अपरदन भी कम होगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षों को कतार में लगाना चाहिए, जिसको हम रक्षक मेखला कहते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मृदा का अपरदन होता है वो पवन से होता है, हवा से। तो अगर वहाँ पेड़ लगाए जाएंगे तो जो हवा है वो रुक जाएगी, यानी कि हवा पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो पवनों द्वारा जो अपरदन है उस पर रोक लगेगी, इससे पवन की गति है वो कम हो जाएगी। बड़े खेतों की जो पट्टियां हैं उनको बांटा जाना चाहिए, बड़े छोटी छोटी पट्टियों में बांटना चाहिए, तथा फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जानी चाहिए। इससे जो पवन जनित बल है वो कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि जो हवा है उसकी गति है वो कम हो जाएगी, पवनों की गति। तथा मिट्टी का संरक्षण होगा, पेड़ पौधे लगाकर अपरदन को रोका जा सकता है। और ढाल वाली जो तीव्र ढाल वाली भूमि है उस पर हम समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाकर ढाल के साथ जल बहाव की गति को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी देश का कोई भी धर्म न होना। भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं है। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया, यानी कि देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान सभी नागरिक और समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने, प्रचार करने की आज़ादी देता है। थर्ड, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी भेदभाव को अवैधानिक मानता है, यानी कि धर्म के बिहाव पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जैसे जो छुआछूत है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। अगर किसी भी धार्मिक समुदाय में अगर धार्मिक कोई मसला ऐसा है जो समाज के लिए खतरनाक है, तो सरकार उसमें को गैर कानूनी घोषित कर देती है। सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में भी कोई भी की धर्म है वो विशेष नहीं है, धर्म विशेष की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती। अथवा में जो क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की जो साझेदारी है उसके अलग अलग रूप कौन कौन से होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। सत्ता की साझेदारी का अभिप्राय है कि जो सरकार के बीच में सत्ता यानी कि पावर का बंटवारा होना चाहिए, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनके बीच में साझेदारी होना। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार के विभिन्न अंग होते हैं। 3 मेन अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाती है,
कार्यपालिका कानून का पालन करती है और न्यायपालिका कानून का संरक्षण करती है। तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों पर अंकुश रखती है। ऐसे बंटवारा करके कोई भी अंग है वो सत्ता की असीमता का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि जो बंटवारा है वो हो चुका है 3 अंगों के बीच में। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का जो संतुलन है वो बना रहता है। सेकंड है सरकार के विभिन्न स्तरों पर साझेदारी। सरकार को अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको हम संघवाद भी कहते हैं। सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों पर बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में, जिसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। भारत एक संघीय देश है जिसमें 3 स्तर पर सरकार बनी हुई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। थर्ड है सामूहिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा। सामाजिक समूह के बीच में सत्ता का बंटवारा, तो जिस भी सामाजिक समूह है तो उसके हिसाब से भी हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। सत्ता की साझेदारी तीसरी प्रकार है। सत्ता का जो विभाजन है वो सामाजिक समुदाय, जैसे भाषा के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर या लिंग के आधार पर सत्ता का बंटवारा कर देना। इसका उद्देश्य है जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको भी सत्ता में हिस्सा मिल सके, उचित मिल सके, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके अधिकारों का हनन न हो। फोर्थ है जो सत्ता का बंटवारा है एक विभिन्न रूप में दबाव समूह या आंदोलन द्वारा प्रभावित होते हैं, तो इनको नेतृत्व करने का भी एक लक्ष्य होता है। जो राजनीतिक दल है उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो रहती है, तो विभिन्न समुदायों के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देना। आज के इस लेक्चर में हमने बात की है सैम्पल पेपर की, कंप्लीट सॉल्यूशन करा है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।